सोचिए एक छोटी सी टाइपिंग की गलती, एक जीरो इधर का उधर या एक नंबर दो बार लिख देना। आमतौर पे इसका नतीजा क्या होता है? शायद एक मजेदार ऑटो करेक्ट वाला मैसेज चला जाए। लेकिन क्या हो अगर एक छोटी सी टाइपिंग की गलती से किसी कंपनी को लाखों का नुकसान हो जाए? आज की हमारी चर्चा एक ऐसे ही मामले पर आधारित है। हमारे हाथ एक बैंक की बड़ी ही दिलचस्प आंतरिक जांच रिपोर्ट लगी है। ये कहानी है कि कैसे महज 820 रुपए का एक फोटोकॉपी का बिल गलती से 6,72,000 रुपए से ज्यादा का बन गया। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये असल में हुआ है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, ये जानने के लिए कि ये कैसे हुआ, सिस्टम में कहां-कहां चूक हुई और इससे हमें प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर इंसानी लापरवाही के बारे में क्या जरूरी सबक मिलते हैं। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही मामूली ढंग से होती है, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। बैंक की एक शाखा को अपने एक लोकल वेंडर को फोटोकॉपी के बिल के लिए सिर्फ 820 रुपए देने थे। एक क्लर्क ने ये ट्रांजैक्शन बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में डाला मतलब एक बहुत ही रूटीन काम था। और यहीं पर पहली और आप कह सकती हैं सबसे बड़ी गलती हुई। सिस्टम में भुगतान दर्ज करने के लिए दो खाने थे, दो फील्ड्स। एक में भरना था यूनिट की मात्रा, मतलब क्वांटिटी ऑफ यूनिट, और दूसरे में प्रति यूनिट लागत, यानी कॉस्ट पर यूनिट। क्लर्क ने शायद जल्दबाजी में या शायद ध्यान भटकने की वजह से दोनों ही फील्ड्स में 820 भर दिया। एक मिनट, मतलब उन्होंने क्वांटिटी में भी 820 डाल दिया और कॉस्ट में भी 820, और सिस्टम ने बस उन दोनों को गुणा कर दिया। बिल्कुल। सिस्टम तो एक मशीन है, उसे जो कमांड देंगे वो वही करेगा। उसने 820 को 820 से गुणा किया और कुल रकम बना दी 6,72,400 रुपए। और ये पूरी रकम बिना किसी रोक टोक के सीधे वेंडर के सेविंग अकाउंट में चली गई। मतलब जहां 820 रुपए जाने थे, वहां 6,71,580 रुपए ज्यादा चले गए। अरे बाप रे, 6.25 लाख रुपए एक फोटोकॉपी के लिए। जरूर बहुत ही बढ़िया कागज इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन एक मिनट, क्या सिस्टम में कोई चेक नहीं होता, कोई लॉजिक या कोई अपर लिमिट? मतलब अगर कोई क्लर्क 820 की जगह 8 करोड़ भी भर दे तो क्या सिस्टम उसे भी पास कर देगा? ये तो बहुत बड़ा डिजाइन फॉल्ट लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आजकल के जो नए सिस्टम्स हैं उनमें स्मार्ट फिल्टर और लॉजिक चेक होते हैं जो ऐसे अजीब ट्रांजैक्शंस को फ्लैग कर देते हैं। लेकिन कई बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम्स आज भी थोड़े पुराने हैं। वो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इस तरह के सैनिटी चेक्स उनमें उतने एडवांस्ड नहीं होते। वो इस सिद्धांत पर चलते हैं कि जो इंसान डेटा डाल रहा है वो सही डाल रहा है, और अगर वो गलती करता भी है तो उसे पकड़ने के लिए इंसानों की ही एक और लेयर बनाई गई है। हाँ, और यहीं पर यह कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। एक व्यक्ति से गलती होना समझ आता है, हम सब करते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, उसे पकड़ने के लिए और भी लोग होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि गलतियों की एक पूरी झड़ी लग गई। एक के बाद एक सुरक्षा के लिए बनाए गए सारे दरवाजे खुलते चले गए। इसे हम कैस्केड ऑफ फेलियर्स कहते हैं। पहली चूक हुई मेकर और चेकर के लेवल पर। बैंकिंग की दुनिया में ये सुरक्षा का सबसे पहला और बुनियादी नियम है। एक व्यक्ति यानी मेकर, इस केस में क्लर्क, ट्रांजैक्शन की एंट्री करता है और दूसरा व्यक्ति जो आमतौर पर एक सीनियर अधिकारी होता है यानी चेकर, उस एंट्री को अप्रूव करने से पहले उसकी जांच करता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि मेकर ने तो लापरवाही की ही, लेकिन चेकर ने भी उस एंट्री को बहुत ही हल्के में लिया। बिना वाउचर से रकम मिलाए बस सिस्टम में देखकर उसे अप्रूव कर दिया। मतलब सुरक्षा की पहली दीवार जो दो लोगों से मिलकर बनी थी, वो वहीं टूट गई। ये तो अविश्वसनीय है। दो लोगों की जिम्मेदारी थी और दोनों ने ही नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्या काम का बोझ इतना ज्यादा होता है, या लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं कि बस ओके क्लिक करते रहते हैं? दोनों ही बातें हो सकती हैं। कई बार इसे रबर स्टैंपिंग कल्चर भी कहते हैं। जब रोजाना सैकड़ों एक जैसे ट्रांजैक्शन आते हैं तो एक समय के बाद ध्यान कम हो जाता है। चेकर को लगता है कि मेकर ने सही ही किया होगा और वो बिना गहराई से जांचे उसे पास कर देता है। ये एक तरह का मानवीय स्वभाव है, लेकिन बैंकिंग जैसे संवेदनशील काम में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेकर और चेकर दोनों से चूक हो गए। पहली सेफ्टी लेयर टूट गई। लेकिन एक बड़े बैंक में एक या दो लोगों की गलती को पकड़ने के लिए ही तो बाकी सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ब्रांच लेवल पर क्या हुआ? क्या कोई डेली रिपोर्ट नहीं बनती जिसमें दिन भर के सारे लेनदेन का हिसाब हो?
वहां तो ये पकड़ में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये थी दूसरी बड़ी चूक, ब्रांच स्तर पर रिपोर्ट की अनदेखी। बैंक के नियमों के हिसाब से हर शाखा को हर दिन के अंत में एक विस्तृत रिपोर्ट निकालनी होती है। इसे अक्सर क्लर्क वाइज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या डेली जनरल लेजर कहते हैं। इसमें दिन भर के सारे डेबिट और क्रेडिट को मिलान किया जाता है। अगर ये रिपोर्ट ईमानदारी से जांची गई होती तो उसी दिन शाम को ये 7.25 लाख रुपए का बड़ा पेमेंट अलग से नजर आ जाता। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। कमाल है। मतलब पहले 2 लोगों ने गलती की और फिर पूरे ब्रांच ने उस दिन के काम की समीक्षा ही नहीं की। अब तो मुझे सिस्टम पर ही शक होने लगा है। क्या बैंक के ऑटोमेटेड सिस्टम ने भी कोई चेतावनी नहीं दी? आजकल तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए अलर्ट होते हैं। सिस्टम ने चेतावनी दी थी और ये इस कहानी की तीसरी और शायद सबसे गंभीर चूक है। अच्छा। सिस्टम ने अपना काम किया था। इस असामान्य ट्रांजैक्शन के लिए एक OTM अलर्ट यानी ऑफ साइट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग अलर्ट जनरेट हुआ था। अच्छा। ये सिस्टम ऐसे ही बड़े, असामान्य या संदिग्ध ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुआ, सिस्टम ने एक लाल झंडा खड़ा कर दिया और ये अलर्ट जांच के लिए रीजनल ऑफिस के पास चला गया। अच्छा, तो आखिर किसी ने तो इसे पकड़ा। यहाँ आकर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। फिर क्या हुआ रीजनल ऑफिस में? पकड़ा लेकिन जांच नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल ऑफिस ने ब्रांच से बस एक जवाब मांगा। ब्रांच ने शायद कोई गोलमोल जवाब दे दिया और रीजनल ऑफिस ने बिना ट्रांजैक्शन की असलियत जांचे बस उस जवाब के आधार पर अलर्ट को बंद कर दिया। उन्होंने ये पता लगाने की जहमत ही नहीं उठाई कि 820 रुपए की फोटोकॉपी के लिए 7.25 लाख रुपए क्यों दिए गए। मतलब उन्होंने भी सिर्फ खानापूर्ति की। एक टिकट आया, जवाब लगाया और बंद कर दिया। लेकिन एक मिनट, अगर मैं रीजनल ऑफिस वाले की तरफ से सोचूं तो क्या उनके पास दिन में सैकड़ों ऐसे अलर्ट नहीं आते होंगे? क्या हर एक की गहराई से जांच करना प्रैक्टिकल है? शायद उन पर भी काम का बहुत दबाव हो। ये एक वाजिब पॉइंट है और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन इन अलर्ट सिस्टम्स में भी प्राथमिकता तय होती है। रकम का साइज, ट्रांजैक्शन का प्रकार, वेंडर की प्रोफाइल, इन सब के आधार पर अलर्ट की गंभीरता तय होती है। 7.25 लाख रुपए का भुगतान, वो भी एक छोटे से वेंडर को, ये कोई मामूली अलर्ट नहीं था। इसे टॉप प्रायोरिटी पर जांचा जाना चाहिए था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके आगे भी कुछ हुआ? हाँ, इसके बाद वही अलर्ट सर्कल ऑफिस में भी गया, जो रीजनल ऑफिस से भी ऊंची अथॉरिटी है। और रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने भी रीजनल ऑफिस के जवाब पर ही भरोसा कर लिया और उसे बिना दोबारा जांचे परखे बंद कर दिया। तो अगर आप पूरी चेन देखें, मेकर, चेकर, ब्रांच रिपोर्टिंग, रीजनल ऑफिस अलर्ट और सर्कल ऑफिस अलर्ट, सुरक्षा के लिए बनाए गए 5 स्तर, और पांचों एक ही केस में फेल हो गए। ये तो अविश्वसनीय है। तो इसका मतलब ये है कि उस वेंडर के खाते में लगभग 7.25 लाख रुपए पड़े रहे और इतने बड़े बैंकिंग सिस्टम में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार पूरी रकम वेंडर के खाते में 6 दिनों तक रही। और जाहिर है, वेंडर ने जब अपने खाते में इतनी बड़ी रकम देखी तो क्या किया होगा? उसने अपने खाते से सारे पैसे निकाल लिए। और फिर वसूली का क्या हुआ? क्या बैंक अपना पैसा वापस ले पाया? और उस वेंडर का क्या? कानूनी तौर पे तो वो पैसा उसका था ही नहीं। इसे कोई ऐसा फायदा मिल गया जिसके आप हकदार नहीं हैं। वो पैसा उसे लौटाना ही था। लेकिन जब तक बैंक को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रिपोर्ट लिखे जाने तक कुल अतिरिक्त भुगतान में से 4,21,580 रुपए की वसूली अभी भी बाकी थी। ये एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, जो सिर्फ एक टाइपिंग की गलती और उसके बाद हुई लापरवाहियों की एक लंबी चेन की वजह से हुआ। जाहिर है, इस बड़ी घटना के बाद कुछ सुधार के उपाय तो सुझाए ही गए होंगे। रिपोर्ट में रोकथाम के उपायों के बारे में कहा गया है। क्या कोई नई टेक्नोलॉजी या फैंसी सॉफ्टवेयर लगाने की बात हुई? और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प सबक छिपा है। सुझाए गए उपाय इतने बुनियादी हैं कि सुनकर हैरानी होती है। पहला सुझाव, कर्मचारियों को वित्तीय लेन देन करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। बस, ये तो बहुत ही सामान्य सलाह है। मतलब अपना काम ठीक से करो। इसके लिए तो किसी जांच की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। दूसरा सुझाव, चेकर को हर ट्रांजैक्शन को असली वाउचर से मिलाने के बाद ही उसे अप्रूव करना चाहिए। तीसरा, जो अनिवार्य रिपोर्ट्स हैं उन्हें रोज प्रिंट करके जांचना और संभाल कर रखना चाहिए। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, OTM जैसे ऑटोमेटेड अलर्ट्स को गंभीरता से लेना चाहिए।
सिर्फ जवाब के आधार पर उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रांजैक्शन की तह तक जाकर उसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास पहले से ही सही प्रक्रियाएं और सिस्टम थे, बस लोग उनका पालन नहीं कर रहे थे। कोई नई तकनीक की जरूरत ही नहीं थी, बस मौजूदा नियमों को ही ठीक से लागू करने की जरूरत थी। एकदम सही। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये केस टेक्नोलॉजी की विफलता का नहीं, बल्कि इंसानी और प्रक्रियात्मक विफलता का है। सिस्टम में सुरक्षा के इंतजाम थे, मेकर चेकर का कॉन्सेप्ट था, रोजाना रिपोर्टिंग थी, ऑटोमेटेड अलर्ट थे, लेकिन मानवीय लापरवाही ने उन सभी सुरक्षा इंतजामों को एक-एक करके बेअसर कर दिया। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि कैसे एक व्यक्ति की छोटी सी मानवीय भूल जब एक के बाद एक प्रणालीगत लापरवाहियों से मिलती है तो एक बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन जाती है। ये सिर्फ एक क्लर्क की गलती नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम की विफलता थी जिसमें हर कोई अपनी जिम्मेवारी निभाने से चूक गया। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ बैंकिंग तक ही सीमित नहीं है। ये सुरक्षा प्रबंधन में स्विस चीज मॉडल का एक क्लासिक उदाहरण है। ये मॉडल कहता है कि किसी भी सिस्टम में सुरक्षा की कई परतें होती हैं, जैसे स्विस चीज के एक के ऊपर एक रखे हुए टुकड़े। अच्छा, वो चीज जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। हाँ, वही। इस मॉडल के अनुसार सुरक्षा की हर परत में कुछ कमजोरियां या छेद होते हैं। आमतौर पर ये छेद एक चीज में नहीं होते, इसलिए कोई खतरा या गलती एक परत पर आकर रुक जाती है। लेकिन इस मामले में दुर्भाग्य से वे सारे छेद एक ही दिन, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए एक सीध में आ गए। मैं समझा। पहली परत यानी मेकर में छेद था, उसने गलती की। दूसरी परत यानी चेकर में भी छेद था, उसने जांच नहीं की। तीसरी परत यानी ब्रांच की रिपोर्टिंग, उसमें भी छेद था, रिपोर्ट को देखा ही नहीं गया। और चौथी और पांचवी परत यानी रीजनल और सर्कल ऑफिस के अलर्ट सिस्टम, उनमें भी छेद था। अलर्ट को बिना जांचे बंद कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि खतरा बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर निकल गया और बैंक को लाखों का नुकसान हो गया। आपने एकदम सही तरीके से इसे समराइज किया है। ये मॉडल सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं, बल्कि एविएशन, मेडिसिन, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हर उस जगह इस्तेमाल होता है जहां छोटी सी गलती के बड़े नतीजे हो सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ एक सुरक्षा कवच पर भरोसा करना काफी नहीं है। या इसे समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत ही रोचक लाइन है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। उसमें लिखा है, उपरोक्त दिशा निर्देश केवल उदाहरण के लिए हैं और संपूर्ण नहीं है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हम सब अपने काम में कितने ऐसे अलिखित नियमों या प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं जिन्हें बस मान लिया जाता है, या फिर किसी एक व्यक्ति के अनुभव पर भरोसा करते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है। हर ऑफिस में, हर टीम में कोई ना कोई वो एक इंसान होता है जिसे सब कुछ पता होता है। सारे अलिखित नियम, सारे जुगाड़, सारी प्रक्रियाएं उसकी याददाश्त में होती हैं। हम उस पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को कहीं लिखने या स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जैसा इस केस में हुआ, अगर किसी दिन वो प्रक्रिया या वो इंसान चूक जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर संगठन को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, गंभीरता से सोचना चाहिए।